नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 1 का ट्राई अगेन, जो कि इसका चैप्टर नंबर 2 भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमारी एक पोयम है जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरी एक्टिविटी दी हुई है कुछ। चलिए इनको कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है, हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। आपको कौन इंस्पायर करता है आपका बेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों बताइए वो कौन है जो कि आपको इंस्पायर करता है आपका बेस्ट करने के लिए, या फिर वो कौन है जिसको देखकर आप इंस्पायर होते हो। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें वर्क इन पेयर, जोड़ों में काम करो। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, पहचानो कि नीचे दी हुई तस्वीर में मेरा क्या है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, इनसे हम क्या सीख सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको इसके अंदर मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि अपने छत्ते को बना रही हैं, शहद लेकर आ रही हैं। यहाँ पे मकड़ी है जो कि अपना जाला बुन रही है। यहाँ पे कुछ चिड़ियाँ हैं जो कि उड़ के कहीं पे जा रही हैं। यहाँ पे एक चिड़िया है जो कि अपना घोंसला बना रही है। यहाँ पे चींटियाँ हैं जो कि साथ में मिलकर काम कर रही हैं। और यहाँ पर पेड़ है जो कि हमको क्या दे रहा है, फल दे रहा है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इन सबसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खियों, पक्षियों, चींटियों से हम लोग टीम वर्क के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है ना। मकड़ी और इस चिड़िया से हम लोग मेहनत यानी कि हार्ड वर्क के बारे में सीख सकते हैं। और ये जो पेड़ है, ये जो बिना किसी स्वार्थ के हमको फल देता है, इससे हम लोग सेल्फलेसनेस के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग हमारी ये जो पोयम है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. This true, he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. क्या है इन लाइनों का मतलब। किंग ब्रूस, तो यहाँ इस कहानी के अंदर जो स्कॉटलैंड के राजा हैं ब्रूस, उनकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, किंग ब्रूस जो हैं स्कॉटलैंड के, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग का मतलब क्या होता है, देखो फ्लंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। ठीक, जैसे कि अगर आप रस्सी को कहीं ऊंची जगह से फेंक रहे हो तो हम कहेंगे कि आप रस्सी को क्या कर रहे हो, फ्लंग कर रहे हो नीचे। ठीक है ना। तो किंग जो है स्कॉटलैंड के, ये खुद को फ्लंग करते हैं। कहाँ पर, ये खुद को फेंक रहे हैं। जहाँ पे भी ये कोई भी जिस भी जगह पे बैठ रहे हैं या फिर लेट रहे हैं, वहाँ पर ये खुद को एक तरीके से फेंक रहे हैं। ठीक है। तो देखो, हम लोग खुद को कब एकदम लूज ऐसे कहीं भी जाके धड़ाम से कूद जाते हैं, गिर जाते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं। ठीक है, जब हमारे अंदर बिल्कुल जोश नहीं होता है, ठीक, मन में निराशा होती है, तब ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं। तो अभी जो ये हैं किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी इसी मूड में हैं। ये भी क्या है, इसी मूड में है। इन आ लोनली मूड टू थिंक, ये लोनली मूड में है। लोनली यानी कि अकेले मूड में है, ये अकेले हैं, इनको बहुत अकेला सापन लग रहा है और ये इस अकेले से मूड में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, दिस, अच्छा ये जो होता है ना हमारा 30, ठीक, इसका मतलब होता है इट इज। क्या होता है, इट इज। ठीक है, पहले जो इंग्लिश नहीं थी वो ऐसे लिखी जाती थी। आपको इस टाइप की इंग्लिश ना शेक्सपियर के राइटिंग में बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस ट्रू यानी इट इज ट्रू, ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। क्योंकि यह तो सच था कि ये कौन थे, मोनार्क। मोनार्क यानी कि राजा, ये राजा थे और इन्होंने क्राउन यानी कि इन्होंने मुकुट पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन इनका जो हार्ट है, इनका जो दिल है, अब वो बैठने लगा है। इनका जो दिल है अब वो निराशा में डूबने लगा है, बैठने लगा है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड. He had tried and tried but couldn't succeed, and so
ही बिकेम क्वाइट सैड। क्या है इसका मतलब? फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। देखिए, फॉर का इस्तेमाल ना बिकॉज के तौर पे भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करना चाह रहे थे, वो अपने लोगों के लिए एक ग्रेट डीड यानी कि कोई एक महान काम है उसको करना चाह रहे थे। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, जिससे कि इसके जो लोग हैं वो ग्लैड यानी कि खुश हों, ठीक है। तो अपने लोगों को खुश करने के लिए ये एक महान काम करने की कोशिश कर रहे थे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, वो बार बार प्रयास करते बट कुडंट सक्सीड, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, अब इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए। मतलब ये है कि अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के अच्छे के लिए ये एक महान काम करना चाह रहे थे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। बार बार प्रयास करने के बावजूद इनको नाकामी मिल रही थी। तो ये जो हैं अब बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be. And after a while, he pondered there. I will give it all up, he said. क्या है? He flung himself down in low despair. ये खुद को लो डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके मन में कोई आशा ही ना हो, ठीक है। एकदम निराशा हो जाए, एकदम आप हताश हो जाओ कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। लो डिस्पेयर यानी कि इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन बुरी हो गई थी कि निराशा के एक तरीके से समझ लो एकदम अंतिम चरण पर थे ये, ठीक है ना। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, इन्होंने खुद को निराशा में एकदम नीचे मानो लटका लिया हो। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, और ग्रीव का मतलब दुखी, और ये उतने दुखी थे जितना कोई मनुष्य हो सकता है। मतलब इंसान जिस हद तक दुखी हो सकता है ये उस हद तक दुखी थे। इनके मन में इतनी निराशा थी कि एक तरीके से मानो इन्होंने हार मान ली हो सब अपने पूरे जीवन में। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और कुछ देर बाद ये वहां पे बैठे बैठे पॉन्डर यानी कि सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? आई विल गिव इट ऑल अप, ही सैड ही, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. क्या है इसका मतलब? कि उसी मोमेंट यानी उसी क्षण में एक स्पाइडर जो है वो ऊपर से आके नीचे गिरती है। विथ इट सिल्कन यानी अपने जाले के साथ में जो क्या बोलते हैं, जाला नहीं मकड़ी निकालती। कई बार आपने देखा होगा कि जो मकड़ी होती है वो छत से कहीं से उल्टी लटकती रहती है, ठीक, एक जाले की सहायता से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि उसी समय पर इन्होंने देखा कि एक मकड़ी है जो कि नीचे गिराई है, किसके? अपने जाले के साथ। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, और राजा जो अब इतना सोच विचार कर रहे थे तो एकदम से रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि अब ये मकड़ी को देख रहे हैं कि अब ये मकड़ी क्या करेगी, ठीक है ना। तो वॉस, अच्छा अब यहाँ पे कोई ये ऐसे मेरा टी और वॉस लिखा है तो इसका मतलब है इट वॉस, ठीक है। क्या है? इट वॉस अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, and it's hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. क्या कह रहे हैं? It was long way up to the ceiling dome. जो मकड़ी है वो इनकी छत, जिस भी महल में ये हैं उसकी जो गुम्मत वाली छत है उससे नीचे आई थी, ठीक है। और उसके ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा क्या था? रास्ता था। वापस जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और ये इतनी पतली रस्सी किसकी बात कर रहे हैं? मकड़ी का जो जाला है ना उसकी बात कर रहे हैं कि इतनी पतली सी रस्सी से लटकी हुई थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। मतलब ये है कि जो मकड़ी है वो इनकी छत से नीचे लटकी हुई है। एक तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता है, मतलब बहुत ही ऊंचाई है छत तक पहुंचने में, और मकड़ी भी एक पतली सी रस्सी के सहारे लटकी हुई है। अब ये जो राजा हैं इनको ये समझ नहीं आ रहा, ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अब ये जो मकड़ी है ये अपने घर को कैसे जाएगी।
It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it come with a slippery sprawl as near to ground as ever. It begins to cling and crawl. जो मकड़ी है वो ऊपर अपने जाले पर रेंगना शुरू करती है, ऊपर जाना शुरू करती है. स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर. स्ट्रॉन्ग एंडेवर यानी कि मजबूत इरादों के साथ में ये ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करती है. बट डाउन इट कम्स विद अ स्लिपरी स्प्रॉल. लेकिन स्लिपरी यानी फिसलने के बाद वो एक बार फिसलती हुई सीधे काफ़ी नीचे आ जाती है. एज नियर टू ग्राउंड एज एवर. मतलब ज़मीन के बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाती है अब ये. अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint. क्या है? up it ran. गिरने के बाद में फिर से ये ऊपर दौड़ने लग जाती है. नॉट अ सेकेंड टू स्टे. एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं रुकती है. गिरने के तुरंत बाद ये ऊपर चढ़ने लग जाती है. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट. बिल्कुल भी रुक के एकदम शिकायत करने में बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करती है, सीधे ऊपर चढ़ने लग जाती है. टिल इट फेल स्टिल लोअर. और वो एक बार फिर से गिरती है और इस बार पहले से भी ज़्यादा नीचे आ जाती है. एंड देयर इट ले. और फिर वहीं पे कुछ देर के लिए लटकी रहती है. अ लिटिल डिजी एंड फेंट. ठीक है, लिटिल डिजी. मकड़ी जो है अब वो थोड़ी क्या है, डिजी है और थोड़ी सी फेंट यानी कि बेहोश हो रही है. अब वो थोड़ी सी चकरा रही है. इट्स हेड ग्रू स्टडी. अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. क्या है मतलब इसका? Its head grew steady. इसका जो सिर है जब वो थोड़ा स्टेडी होता है, यानी कि जब वो चकराना बंद करता है, जब वो थोड़ा सीधे होता है, अगेन इट वेंट. ये फिर से चढ़ना शुरू कर देती है. एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर. और वो आधे यार्ड तक ऊंचाई पे चढ़ भी जाती है. इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड. थ्रेड बहुत ही डेलिकेट यानी कि पतला था. इट हैड टू ट्रेड मतलब जिस सीढ़ी पर, जिस धागे पर इसको चढ़ना है वो धागा बहुत ही पतला था. एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर. और मकड़ी को ऐसा सफ़र तय करना था जिसपे इसके पैर ज़रूर थक जाएंगे. अगेन इट फेल एंड swung बिलो. But again it quickly mounted till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. क्या इसका मतलब? Again it fell. फिर से वो गिरती है. And swung below. और नीचे लटकने लग जाती है. But again it quickly mounted. लेकिन ये फिर से चढ़ जाती है अपने जाले पर. Till up and down. ऊपर नीचे. Now fast, now slow. कभी तेज कभी धीरे, यानी अब तेज अब धीरे. 9 brave attempts were counted. 9 बहादुर प्रयास करती है. कौन? मकड़ी चढ़ने के. मतलब ये बार बार गिर रही है लेकिन हार नहीं मान रही और उसने 9 प्रयास कर डाले. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb when it stole so hard to reach and cling and tumbles every time. अब जो राजा हैं अब वो कह रहे हैं श्योर दैट फुलिश थिंग. जरूर ही अब ये जो बेवकूफ़ चीज़ है विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम. अब ये दोबारा चढ़ने का साहस नहीं करेगी. व्हेन इट स्टोल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्ड एवरी टाइम. जब ये हर बार कोशिश करती है, कड़ी मेहनत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार ये नीचे गिर जा रही है, तो अब ये जो मूर्ख चीज़ है ये ज़रूर दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी. कौन कहता है? ये राजा कहता है. बट अब द इंसेक्ट वेंस वन मोर. लेकिन जो कीड़ा है वो फिर से एक बार ऊपर चढ़ता है. आह मी, इट इज़ एन एंशियस मिनट. ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर. ओ सेज, विल ही लूज और विन इट. लेकिन जो कीड़ा है वो फिर से एक बार ऊपर चढ़ जाता है. ओह, ये तो बड़ा ही एंशियस यानी कि ये जो मिनट है ये बड़ा ही एंशियस हो गया है, बड़ा पेचीदा हो गया है. He is only a foot from his cobweb door. अपने जाले के दरवाजे से 1 फुट मतलब 1 कदम की मात्र दूरी पर है. ओ से, क्या बोलो, ये हारेगी या जीतेगी? स्टेडली इंच बाय इंच
Higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. स्टेडली 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 का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे लगातार, ठीक, बिन रुके। तो धीरे धीरे जो ये है लगातार, ये जो है मकड़ी इंच बाय इंच यानी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, इंच बाय इंच करके, थोड़ा थोड़ा करके, हायर एंड हायर ही गॉट, ऊंची ये जाती रही, एंड आ बोल्ड लिटिल रन एट वेरी लीस्ट पिंच, और आखिरी के पिंच यानी आखिरी के कुछ क्षण में, आखिरी के कुछ पहुंचने के क्षण में इसने एक तेज दौड़ की, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, जिससे कि अपने नेटिव कॉट, कॉट मतलब क्या होता है? खटिया, लेकिन यहाँ पे चारपाई के लिए नहीं, यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है वो उसके जाले के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे कि भाई आखिरी में एक छोटी सी दौड़ से वो अपने नेटिव कॉट यानी कि अपने जाले में पहुंच जाती है, ठीक है ना। आखिरी की जो थोड़ी दौड़ है वो उसको अपने जाले में पहुंचा देती है। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइस डिस्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई। ये देख के जो राजा है वो कहता है ब्रावो 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 ब्रावो। जो राजा हुआ करते थे या ये लोग हुआ करते थे, कब कहते थे? जब ये किसी चीज़ की बहादुरी को देखकर या किसी को देखकर कहते कि अरे वाह क्या बेहतरीन काम कर दिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई शेर व शायरी सुनते हो, कहते नहीं वाह 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 वाह, या फिर कोई बेहतरीन कोई काम करता है तो उसको देख के हम लोग ताली बजाते, कहते वाह क्या काम किया है। वैसे ही जो राजा थे पहले के टाइम पे वो ब्रावो ब्रावो बोला करते थे, ठीक है ना। तो यही ये कह रहे हैं ब्रावो ब्रावो कि क्या शानदार काम किया है। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, सारा जो सम्मान है वो उनका है जो प्रयास करते हैं। द स्पाइडर अप देयर, जो मकड़ी ऊपर है, इसने निराशा यानी डिस्पेयर यानी निराशा को हराया है, ये निराशा के विरुद्ध गई है। ही कॉन्कर्ड, उसने अपनी परिस्थितियों पर विजय पाई, एंड वाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं पा सकता हूं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड, एंड गॉसिप्स टेल्स द टेल दैट ही ट्राइज वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। और जो राजा हैं स्कॉटलैंड के ब्रूस, ये अपने माइंड ये अपने मन को फिर से एक बार मजबूत करते हैं, और गॉसिप्स यानी कि कहानियों में आगे अब ये कहा जाता है कि इन्होंने फिर से कोशिश करी, एक बार फिर से, जैसे ये पहले कोशिश किया करते थे, एक बार फिर से इन्होंने कोशिश करी, और इस बार इनकी हार नहीं हुई, इस बार हुई इनकी सफलता। तो दोस्तों ये थी मेरी प्यारी सी कविता। इसके जो राइटर हैं वो हैं एलिजा कुक। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी कविता थी, पोयम थी। इसमें हमको कभी ना हार मानने की सीख मिली है। किसकी सीख मिली है दोस्तों? कभी ना हार मानने की, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक। चलो अच्छा, मैं इससे पहले एक बार फिर से आपको समरी बता देता हूँ पूरी पोयम की क्या थी, ठीक है। देखो पोयम की स्टोरी ऐसी है कि जो राजा है स्कॉटलैंड के, वो निराशा के साथ में आकर बैठते हैं कहीं पर या लेटते हैं कहीं पर। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक तरीके से मान लो जीवन में अपनी अब हार मान ली है, और इनको अब मन में इनके बड़े दुख है, ठीक है। और अब ये सोच रहे कि अब मैं ये सब छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक। अब वो अपनी इन परेशानियों में सोच ही समझ रहे थे कि एकदम से उनके सामने एक मकड़ी छत से लटकते हुए नीचे आके गिरती है, ठीक है। वो अपने धागे यानी अपना जो उसका जाला है उसके सहारे लटक रही थी। तो राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी मकड़ी को देखने लग जाता है कि अब ये मकड़ी क्या करेगी। तो जो मकड़ी है ये अपने जाले में ऊपर जाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर कोशिश करती है, फिर नाकाम हो जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर नाकाम हो जाती है। राजा जो है वो इस सबको देख रहा था। मकड़ी ऐसे ही 9 प्रयास करती है और 9 बार हारती है। राजा जो है अब ये कहता है कि अब तो इस कीड़े ने इतनी हार मानी है, मतलब इतनी बार हार देखी है, अब जरूर ये हार मान के दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन मकड़ी फिर से कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है, अपने जाले में लौट जाती है। तो इसको देखकर जो राजा है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और वो कहता है कि अगर इस मकड़ी ने अपनी इतनी बुरी परिस्थिति होने के बावजूद हार नहीं मानी और सफलता पाई, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा और मैं भी अपनी परिस्थिति पे सफलता पाऊंगा, ठीक है। और फिर ये जो है एक बार फिर से प्रयास करते हैं और इस बार इनको सफलता मिलती है, ठीक है। जो भी काम ये करना चाह रहे थे उसमें फिर से प्रयास करते हैं, इस बार इनको सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों,
Let us discuss. Complete the summary of the poem by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below. Share your answers with the teachers. An example has been given. देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है. क्या करें, बॉक्स के अंदर मेरे वर्ड्स दिए हुए हैं इस पोयम में से. इन वर्ड्स को आपको चुनना है और खाली जगहों पे भरना है. ठीक है ना, मतलब सही वर्ड्स को चुन के भरना है, ऐसा नहीं कुछ भी भर रहे हो. ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं. देखो मैं ना इसमें लिखूंगा नहीं, मैं नंबर डाल दूंगा 1 2 3 करके. ठीक है, चलो. क्या है, द पोयम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड. ये जो कविता है नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है और ये जो स्कॉटलैंड के राजा हैं किंग ब्रूस, उनके बारे में है. हु वॉज फीलिंग, खाली जगह, जिनको कि कैसा महसूस हो रहा था. तो जिनको कि कैसा महसूस हो रहा था, बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे, एकदम निराशा से भरे हुए थे. ठीक है, तो यहां पर आ सकता है आपका डिस्पेयर. क्या आ सकता है, डिस्पेयर. ठीक है, एक सेकंड रुको. देखो यहां पे ना आपका डिस्पेयर आ सकता है, लो आ सकता है. 2 वर्ड्स हैं जो कि यहां पर आ सकते हैं, डिस्पेयर या लो. तो अभी इसको फिलहाल के लिए थोड़ा रोकते हैं. सेकंड मेरा क्या है, आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, खाली जगह, फॉर हिज पीपल समथिंग ग्रेट. ये इसमें तो ग्रेट आएगा, समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, तो 2 में आ जाएगा ग्रेट. ठीक, आफ्टर फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल इन द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर. ठीक है, तो थर्ड वाले में डिस्पेयर आएगा दोस्तों और फर्स्ट वाले में लो करो. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, द पोयम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल टेल द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वॉज फीलिंग लो आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल इन द मोमेंट ऑफ डिस्पेयर. ठीक है, डिस्पेयर आ जाएगा. ही ऑब्जर्व अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉब वेब हाई अबव. अपने डिस्पेयर के यानी कि अपने जो इनकी निराशा के मोमेंट्स थे, क्षण थे, उसमें इन्होंने देखा कि एक मकड़ी है जो कि ऊपर अपने जाले में जाने की कोशिश कर रही है. द स्पाइडर, खाली जगह, एवरी टाइम इट फेल. स्पाइडर क्या कर रही है, द स्पाइडर ट्राइड. क्या जाएगा, स्पाइडर ट्राइड. मकड़ी हर बार प्रयास कर रही है. एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू हिज गोल. अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के बाद में ये क्या है, गिर जा रही है बार बार, लेकिन तब भी क्या कर रही है, ट्राई कर रही है. इट हैड 9 अटेम्प्ट्स. इसमें तो भाई अटेम्प्ट्स आएगा. उसने 9 अटेम्प्ट किए एंड फाइनली सक्सीड, और अंत में उसे विजय मिली. द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड, खाली जगह, एंड सो वुड ही. राजा कहता है कि मकड़ी ने कॉन्कर कर लिया है. ठीक है, मकड़ी ने विजय प्राप्त करी है और ये भी वैसे ही प्राप्त करेगा. इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, मकड़ी के दृढ़ निश्चय से इंस्पायर होकर किंग ब्रूस डिसाइडेड टू, खाली जगह, राजा ब्रूस ने क्या किया, उसने फिर से एक सेकंड को ट्राइड, एक सेकंड रुक जाओ. राजा ब्रूस ने फिर से, रुको इसमें तो 7th आएगा. राजा ब्रूस फिर से स्ट्राइव किए. व्हेन ही, खाली जगह, दिस टाइम, व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम, ही अल्टीमेटली सक्सीड. एक सेकंड रुको, 8वें में भी ट्राइड आ रहा है. ठीक है ना, 8वें में भी ट्राइड आ रहा है. इट फेल आफ्टर, एक सेकंड रुको रुको रुको. 4th में ना माउंटेड आ जाएगा, 4th में माउंटेड आ जाएगा आपका, और 8th में ट्राइड कर दो. ठीक है ना, 8th में कर दो ट्राइड. ठीक, तो इसकी चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं फिर से. तो लो आपका फर्स्ट वाले में आएगा. ठीक है, सेकंड वाले में आने वाला है आपका ग्रेट. थर्ड वाले में दोस्तों आपका आएगा डिस्पेयर. 4th वाले में आपका क्या आ रहा था, माउंटेड. हाँ, 4th में आ रहा था आपका माउंटेड. 5th में आ रहा था अटेम्प्ट. हाँ, 6th में आ रहा था, 6th में क्या आ रहा था, कॉन्कर्ड. ठीक है, 7th में था स्ट्राइव, और लास्ट 8th में ट्राइड. ठीक है, द स्पाइडर ट्राइड, नहीं ट्राइड नहीं होगा, द स्पाइडर माउंटेड होगा. माउंटेड एवरी टाइम इट फेल्ड आफ्टर. ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है, इसको भर लो. ठीक है, इसका ये सही आंसर है. चलिए दोस्तों, तो ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट पर आते हैं. कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस सुइटेबली. ये जो मेरे सेंटेंसेस को हमें पूरा करना होगा. तो पहला मेरा क्या है, वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज.
हम कह सकते हैं कि जो पोएट है, जो कवि हैं, वो नैरेटिव स्टाइल का यूज कर रहा है। अच्छा, नैरेटिव स्टाइल क्या होता है पता है? नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? नैरेटिव क्या होता है? मतलब कोई कहानी बताना, ठीक है ना। तो जो पोएट है वो उसमें नैरेटिव स्टाइल का यूज कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जो कविता है वो क्या बता रही है? कहानी बता रही है, बस बात खत्म। ये इसका आंसर है। बिकॉज द पोएम टेल्स अ स्टोरी, खत्म कहानी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम इज, पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएम का सेंट्रल आइडिया है प्रयास करते रहो जब तक कामयाब ना हो। क्या है इसका सेंट्रल आइडिया? ट्राई, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। ठीक है, ट्राई ट्राई ट्राई, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। थर्ड मेरा क्या है? पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा? 3 एग्जाम्पल पिक करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है? लाइन्स दैट डिस्क्राइब स्पाइडर्स एफर्ट। लाइन जो कि मकड़ी के एफर्ट को बता रही है, ठीक है। तो देखो, एक लाइन तो आपकी है वो अप इट रैन, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि ये क्या है, वापस गिरने के बाद में दोबारा ऊपर भागने लग गई है, ठीक। अगेन इट फेल, एक लाइन आई थी कि वो फिर से गिर गई, ठीक है। और लास्ट जो है वो 9 अटेम्प्ट वाली है। कौन सी? 9 अटेम्प्ट वाली, 9 बार उसमें प्रयास किया था ना, तो 9 अटेम्प्ट वाली वो हो जाएगी इसमें, ठीक। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या है? अल्ट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ सम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यहां पे अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो कुछ साउंड्स होते हैं मेरे, जो कि मेरे क्या होते हैं? सेम होते हैं, रिपीट होते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो कि मेरे क्या है? रिपीट होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के स्टार्ट में। तो हम रुको, इसके लिए पोएम पे जाना पड़ेगा, वापस पोएम पर चलते हैं। तो देखो, एक तो मुझे ये दिख रहा है स्टडली स्टडली, ठीक है। एक तो मुझे दिख रहा है स्टडली स्टडली, एक ही हो जाएगा, ठीक है। और स्टडली स्टडली, हायर एंड हायर भी तो है, हायर एंड हायर, इंच बाय इंच, ये सब भी तो हो गया अल्ट्रेशन। सॉरी, इंच एंड इंच नहीं होगा, आई एस में तो वॉवेल हो गया, नहीं। हायर एंड स्टडली हो गया, ठीक है। और सोचो, ब्रावो ब्रावो, और क्या है? ब्रावो ब्रावो हो गया, यही है इसका आंसर, ठीक है, यही है इसका आंसर, ठीक। चलिए, कहां पर थे हम लोग? अच्छा, थर्ड वाले पर थे। तो मेरा फोर्थ क्या है? फोर्थ है मेरा, व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज इन द पोएम। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो पोएम के अंदर इन फ्रेजेस को, इन वर्ड्स को रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो मेरे फ्रेजेस क्या हैं? वर्ड्स मतलब फ्रेजेस, वर्ड जो भी हैं, ये मेरे क्या हैं? ये है ट्राइड एंड ट्राइड, स्टडली स्टडली, अप। देखो, ट्राइड एंड ट्राइड, ये जो मेरा है ये फ्रेज, इसका मतलब क्या है कि जो स्पाइडर है वो बार बार प्रयास कर रही है, हारने के बाद भी वो बार बार प्रयास कर रही है। और स्टडली किससे है? कि ये जो स्पाइडर है ये गिर जरूर रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये लगी पड़ी है, धीरे धीरे ये अपने बिना हार माने लगातार ये ऊपर चढ़ने में लगी पड़ी है। और अप यानी कि ऊपर ये जाए जा रही है, भले कितनी बार ये नीचे क्यों ना गिर जाए, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पर आते हैं। तो फिफ्थ मेरा क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन दी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से सही आंसर चुन के हमको इसमें लिखना होगा। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज। अच्छा, अब ये कह रहे हैं राइम स्कीम क्या है पोयम की। तो देखो, राइम स्कीम पता है क्या होता है? राइम स्कीम पता है क्या होता है? देखो, इसको ना ऐसे समझ लो, जैसे कि ए यानी कि स्टार्टिंग की 2 लाइनें रिपीट हो रही हैं, फिर बी बाद की 2 लाइनें रिपीट हो रही हैं। ए बी, जो स्टार्टिंग की लाइन है और लास्ट की लाइन ये रिपीट हो रही है, मतलब ये थोड़ी सुनने में एक सी है, साउंड एक सा आ रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही, मतलब साउंड एक सा आ रहा है। और बी इनका साउंड एक सा आ रहा है। ए यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है इसका साउंड मेरा क्या है? एक सा आ रहा है। फिर बी यानी कि इनका साउंड एक सा आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए चलो फिर से हम लोग चलते हैं हमारी पोयम पर, ठीक है। और किसी भी ब्रैकेट को, किसी भी आप स्टैंजा को चुन लीजिए, ठीक। तो देखो, श्योर क्राइड द किंग दैट फूलिश थिंग व्हेन इट टोल सो हार्ड इट रीच एंड क्लिंग। तो थिंग और क्लिंग राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ए क्लाइम टाइम, ये दोनों राइम हो रहे हैं। तो बी इसमें मुझे क्या दिख रहा है?
इसमें मुझे दिख रहा है ए बी ए बी। इसमें देख लेते क्या है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर आ मी इट इज एन एंशियस मिनट ओनली ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम कॉबवे डोर। ठीक है, फिर से ए मोर डोर और मिनट इट, सॉरी बी बी, ए बी बी। ठीक है, एक और स्टैंजा देख लेते हैं। तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है, इंच बाय इंच ही गॉट और कॉट। अच्छा, गॉट कॉट है और इंच का पिंच है। फिर से जी ए बी बी, ए बी। ठीक है, तो देखो सब में मुझे ए बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। ठीक है, तो जो कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड, ज्यादा आगे मैं, ये रहा। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है मेरी ए बी है। हाँ, अच्छा लास्ट वाली है ए बी ये आ जाएगी, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये होगी इसकी राइमिंग स्कीम। चलो सेकंड पर आते हैं। सेकंड मेरा क्या है, ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ खाली जगह। ब्रावो किसका एग्जाम्पल है, बताओ। ब्रावो किसका एग्जाम्पल है, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का कि एडजेक्टिव का। तो ब्रावो का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, किसी की तारीफ करने के लिए हो रहा है कि नहीं। ब्रावो ब्रावो किसके लिए कर रहे हैं, तारीफ करने के लिए। कोई बहुत अच्छा काम है उसकी तारीफ करने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो भाई कंजंक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि कंजंक्शन का काम ही नहीं होता ये। ठीक है, क्या हो सकता है, एडजेक्टिव या फिर इंटरजेक्शन। बट एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेक्टिव के लिए नाउन होना चाहिए स्टार्टिंग में, जो कि सीधे ब्रावो ब्रावो से स्टार्ट है ना भाई। तो क्या हुआ, इंटरजेक्शन ही हुआ। ठीक है, इंटरजेक्शन हो गया ये। ठीक, थर्ड पर आते हैं। द पोएट यूजेस इट वॉज एंड इट इज फॉर द सेक ऑफ खाली जगह। पोयम जो है वो इट वॉज और इट इज का यूज कर रहे हैं इस तरीके से, किस लिए, देखो इसको ना हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन। जब वर्ड्स को पूरा ना लिख के शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको बोला ही जाता है कंट्रैक्शन। चलिए, तो मेरा फिफ्थ वाला भी कंप्लीटली हो चुका है। अब आते हैं हम लोग हमारे सिक्स्थ वाले पर। तो सिक्स्थ मेरा क्या है, द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूस ओन स्ट्रगल। जो मकड़ी का ये चढ़ना है इसकी तुलना किससे की गई है, राजा जो है ये ब्रूस, इनके खुद के स्ट्रगल से इसकी तुलना की गई है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट टू रीच इट्स वेब, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। जैसे मकड़ी बार बार प्रयास कर रही है अपने वेब तक पहुंचने का, जो ये मकड़ी है जैसे ये बार बार कोशिश कर रही है अपने जाले तक पहुंचने का, वैसे ये जो ब्रूस हैं ये भी बार बार कोशिश कर रहे हैं क्या करने का, अपने लोगों के लिए महान काम है उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफॉर। ये जो पोएटिक डिवाइस है इसको हम लोग मेटाफॉर कहते हैं। इस स्ट्रेंथन दी पोयम्स मैसेज अबाउट प्रिजर्वेंस, कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड। ये जो मेटाफॉर है इसके इस्तेमाल से जो कविता का संदेश है, कीप ट्राइंग यानी तब तक प्रयास करते रहो जब तक कामयाब ना हो जाओ, ये जो है इसको क्या कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब इसको और भी ज़्यादा शक्ति दे रहा है। चलिए, अ मेटाफॉर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफॉर क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश में अभी ग्रामर में आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। that involves an implied comparison between two unlike things without using like as or as। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में जो कि एक सी नहीं है उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है बिना like as और as का यूज करे हुए। It suggests that one thing is another, highlighting similarities between them to add deeper meaning और understanding। ये सजेस्ट करता है कि एक चीज मेरी क्या है दूसरी है। ठीक है ना, दोनों चीजों के बीच में जो समानता है उनको दर्शाकर, जिससे कि जो भी मेरी मीनिंग है पोयम में किसी भी चीज की, उसमें कह सकते हो थोड़ा सा गहरापन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे बिस्तर से जमीन की दूरी खाई की तरह है, या फिर मेरे बिस्तर से ज़मीन की दूरी खाई है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे बिस्तर से ज़मीन के बीच में खाई आ गई है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि भैया ऊंचाई बहुत है बिस्तर से और ज़मीन तक की। ठीक है ना, तो यही चीज़ होती है। चलिए, क्या है मेरा, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो मेरे सेंटेंसेस यानी जो मेरे वाक्य हैं इनको पढ़ो एंड आइडेंटिफाई मेटाफॉर एंड सिमिलीज। मेटाफॉर और सिमिलीज को पहचानो। तो भाई अब यहाँ पे एक नया वर्ड उछल के आ गया है मेरा, जो कि है सिमिली। तो सिमिली किसे कहते हैं, देखो
दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है, मेटाफोर सिमिली दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है। सिमिली में लाइक का यूज होता है, लाइक हो गया, एज हो गया, मतलब तुलना के लिए लाइक एज का यूज करते हैं, जबकि मेटाफोर में ऐसा नहीं करते। मेटाफोर में कहते हैं कि वही चीज ही है ये। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे बिस्तर से मेरे ज़मीन की दूरी खाई है, तो ये मेरा मेटाफोर हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि मेरे बिस्तर से मेरे ज़मीन की दूरी मानो जैसे कोई खाई है, अब मैंने यहाँ पे जैसे कर दिया, मैंने क्या कर दिया, जैसे, यानी कि अब मैं कंपेरिजन कर रहा हूं दोनों का, तो ये मेरी क्या हो गई, सिमिली हो गई। ठीक है, जब लाइक लगा दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, सिमिली। ठीक है, चलो, ही रैन एज फास्ट एज अ चीता, वह चीता की तरह तेज भागा, चीता से तुलना हो रही है उसकी, तो ये हो गया सिमिली। एस फॉर सिमिली, एम फॉर मेटाफॉर। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है, ये क्या है, मेटाफॉर। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है बट बिना लाइक वाइक के। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, रात कोयले की तरह क्या है, काली है, सिमिली है भाई साहब ये भी। ही सैंग लाइक एन एंजल, वो एंजल की तरह गाता है, ये भी सिमिली हो गया। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी आवाज उसके कानों के लिए म्यूजिक यानी कि गाने जैसी थी, तो ये तो मेटाफोर है। ठीक, कहीं पे कुछ लाइक वाइक नहीं, मेटाफोर है। द क्लास वॉज अ जू, जो कक्षा है वो चिड़ियाघर है, मेटाफोर। ये नहीं बोला चिड़ियाघर जैसी है, ये कह रहा है चिड़ियाघर ही है, मेटाफोर। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, जो बच्चा है वो लट्ठे की तरह सोया, तो ये क्या है, सिमिली। लाइक है ना, तो आ गया सिमिली। ठीक है, तो यहां तक हो चुका है बेबी वाला। चलो नेक्स्ट मेरा क्या है, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, उसकी जो मुस्कान है वो सूरज की तरह चमकदार है, ये भी क्या है भाई साहब, सिमिली। लाइक आ गया ना, इसलिए, सॉरी एज आ गया यार, लाइक नहीं, एज। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द सन, जो लेक है, जो झील है, वो मिरर यानी कि शीशा थी, जो कि जो स्काई है, जो आसमान है, उसको उसका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा था। तो ये मेरा है मेटाफोर, लाइक वाइक कुछ नहीं है इसमें, ये है मेटाफोर। ठीक है, अच्छा सिमिली मेटाफोर समझिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, अगला है मेरा इसमें, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिर से इन सेंटेंस को क्या करो, रीड करो, एंड ट्रांसफॉर्म दी सिमिलीज टू मेटाफोर, और सिमिली को मेटाफोर में बदलो और मेटाफोर को सिमिली में। दो एग्जांपल आपके लिए दिए हुए हैं। पहला है नॉलेज स्प्रेड लाइक आ ब्रांचेस ऑफ आ माइटी ट्री। देखो कह रहे बदलना है मेटाफोर को सिमिली में, सिमिली को मेटाफोर में। पहचानना तो आ ही गया होगा, कहीं पे अगर लाइक एज है तो सिमिली है, और लाइक एज नहीं है तो मेटाफोर है, खत्म कहानी। ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल दिए हैं। पहला मेरा क्या है, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक, लाइक सिमिली है, मेटाफोर करना है, मतलब इस लाइक को मुझे हटाना होगा। नॉलेज स्प्रेड्स लाइक दी ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री, जो ज्ञान है वो विशालकाय पेड़ की टहनियों की तरह फैलता है। ठीक है ना, तो इसको लाइक हटा दो, जैसा हटा दो, कि जो ज्ञान है वो विशालकाय पेड़ की टहनियों के जैसा फैलता है, इसमें से जैसा हटा दो। ऐसे कर दो कि जो ज्ञान है वो विशालकाय पेड़ के टहनियों, मतलब टहनियां हैं वही फैलती हैं। ठीक है, ज्ञान जो है विशालकाय पेड़ है जिसकी टहनियां फैलती हैं, ऐसा कर दो इसको। ठीक है, तो यही है, नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। सेकंड में क्या है, हिज करेज वॉज अ बीगन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, क्या कह रहा है, हिज करेज वॉज अ बीकन, उसका जो करेज है, उसकी जो हिम्मत है, वो किसी बीकन यानी किसी रोशनी की तरह थी, जो कि हमको स्टॉर्म यानी कि तूफान से, जो कि हमको तूफान में रास्ता दिखा रही थी। ठीक है ना, तो ये मेरा मेटाफोर है, इसको हमें क्या करना होगा, सिमिली करना है, मतलब कि लाइक या एज घुसाना है इसमें। तो ये देखो इन्होंने लगा भी दिया, हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज बीकन, और हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं थर्ड वर्ड पे, जिसको कि हमको कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्या है, द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट, जो किताब है वो ट्रेजर चेस्ट यानी कि खजाने की क्या है, वो पेटी की तरह है, फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स। तो ये बहुत आसान है, द बुक वॉज लाइक आ ट्रेजर चेस्ट, यहां पे बस लाइक लगा दो, LIKE। ठीक है, क्या हो जाएगा, द बुक वॉज लाइक, सिमिली बन गया जी, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर। खत्म, आते हैं फोर्थ पर, क्या है मेरा फोर्थ, हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे, उसकी जो मुस्कान है, उसकी जो हंसी है,
ये वह मेलोडी है, यह वह धुन है जो कि अंधेरे, सबसे अंधेरे दिन को भी उजागर, यानी सबसे अंधेरे दिन में भी रोशनी कर देती है। तो हर लाफ्टर है, हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलोडी कर दो, यहां पे लाइक घुसा दो, बस खत्म कहानी। हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलोडी दैट ब्राइटन्स द डार्केस्ट डे। लो जी खत्म, ये भी खत्म, बस लाइक लगा दिया इसमें। चलिए फिफ्थ पर आते हैं। द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड। तो एज आ गया इसमें, यानी कि सिंपली इसको मेटाफॉर बनाना होगा। वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, ठीक है। इसको कर लो, द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड। रुक जा रुको 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 रुको, स्टूड एज अ गार्ड। द माउंटेन स्टूड गार्ड करोगे क्या? ठीक है, माउंटेन स्टूड गार्ड कर दो, ठीक है, माउंटेन स्टूड गार्ड कर दो, एज हटा दो, बस गार्ड कर दो। द माउंटेन स्टूड गार्ड्स वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। ठीक है, ये मुझको थोड़ा गलत लग रहा है, बट यही कर दो, ठीक है। द माउंटेन स्टूड गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। पता नहीं क्यों, बट मुझको ये ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। चलो ठीक ही होगा। चलो नेक्स्ट मेरा क्या है? द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक। भाई साहब लाइक आ गया, मतलब सिमली है, ठीक है। तो द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक, ठीक है, लाइक हटा दो, बस खत्म कहानी। द नाइट वॉज ए वेलवेट क्लोक रैपिंग दी वर्ल्ड इन मिस्ट्री, ठीक है ना। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। लाइक हटा के, बस लाइक हटा दो, बाकी सब वही है, ठीक है। वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक। रुक जाओ, नहीं ठीक है, रहने दो, यही सही है। वैसे पता है इसको ये भी कर सकते थे, द नाइट वॉज एज डार्क। रुको, लाइक तो है ना, नहीं, सिमली क्यों बना रहा हूँ भाई मैं फिर से? नहीं सिमली नहीं यार, मेटाफोर ही बनाओ इसको। सिमली तो ऑलरेडी है ना, मेटाफोर ही बनाना है, ठीक है। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। नेक्स्ट मेरा क्या है? हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन द समर मैडो। उसके जो विचार हैं वो तितलियों की तरह थे गर्मी के क्या बोलते हैं, अरे मैडो यहाँ पे फूल लगे होते हैं, उस पर जो तितलियाँ नहीं उड़ती, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके विचार उसके जैसे हैं। तो बस लाइक हटाना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। हर थॉट्स वर बटरफ्लाई फ्लटरिंग इन द समर मैडो, ठीक है, लाइक हटा दो और बटरफ्लाइज के बाद फ्लटरिंग लगा दो, ठीक, खत्म कहानी। हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज फ्लटरिंग, हाँ, इन द समर मैडो, ठीक है, यही कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं जी। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट मेरा क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे का जो मेरा एक्सट्रैक्ट है, यानी नीचे मेरा क्या दिया है, पोयम का कुछ पार्ट दिया है, उसको पढ़ो और फिर उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब दो। He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, he said. Now just at that moment, a spider dropped with its silken flimsy clue. तो जी ये है मेरा एक्सट्रैक्ट। अब आते क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग इमोशनल स्टेट। राजा की जो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, उस फ्रेज को सिलेक्ट करो जो कि राजा की इमोशनल स्टेट के फिजिकल एक्सप्रेशन को दिखाता है। तो ये होगा फ्लंग हिमसेल्फ, ठीक है ना, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। फर्स्ट वाली लाइन है इसका आंसर, ठीक है, जो फर्स्ट वाली लाइन है वही है इसका आंसर। सेकेंड मेरा क्या है? वाई डज द पोएट यूजेस द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। जो कवि है वो लो का इस्तेमाल क्यों करे डिस्पेयर के पहले? तो देखो, डिस्पेयर शब्द का मतलब क्या होता है? निराशा, और लो लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई निराशा से भी नीचे, मतलब इंसान ने एकदम पूरी तरीके से उम्मीद खो दी है, निराशा के भी नीचे, ठीक है। ये लो इसलिए यूज किया गया ताकि जो निराशा है, ये जो दुख है ना, सैडनेस है, इसकी और गहराई दिखाई जा सके, ठीक है। तो सीधे लिख दो, टू शो द डेप्थ ऑफ सैडनेस, बात खत्म कहानी। चलिए थर्ड पर आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चुनो। तो ये मेरा क्या है? ये है मेरा इन द लाइन एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, वर्ड पॉन्डर्ड का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब थॉट ही होता है, सोचना ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? थॉट ही होता है, ठीक। चलो फोर्थ पर आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए जो मेरे ऑप्शन उसमें से सही को चुनो। द फेस
सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज, जो मेरा फ्रेज है सिल्कन फिल्मी क्लू, ये मेरा किसकी इमेज को बनाता है? तो देखो सिल्कन फिल्मी क्लू ये किसके लिए यूज करते हैं? कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक हो, ठीक है, नाजुक सी हो, नरम सी हो, तो ये होगा आपका वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, ये वाला नहीं है, यही है। चलिए सेकंड पर आते हैं। व्हेन इट्स टोल्ड सो हार्ड टू रीच द क्लिंग टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम बट अप द इंसेक्ट व्हेन वंस मोर मी इट इज एन एंशियस मिनट he is only a foot from his cobweb door, oh say will he lose or win it। तो ये मेरी वो वाली लाइन है, मतलब रुको मैं इनका ना मतलब समझा देता हूँ, वैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बट चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये उस टाइम पर है जो मकड़ी नहीं बार बार नीचे गिर रही थी, तो गिर के फिर ऊपर चढ़ती है, गिर के फिर ऊपर चढ़ती है, तो अब वो फिर से 9वीं बार गिरने के बाद में फिर से ट्राई कर रही होती है। तो अब जो है राजा का पूरा जो सीन नहीं होता कि अरे ये जो मिनट है, ये जो क्षण है बहुत ही ज़्यादा ये पेचीदा हो गया है, बड़ा ही समस्या भरा हो गया है। अब जो ये है मकड़ी, ये अपने घर से, अपने जाले से कुछ ही दूरी पर है, क्या वो कामयाब होगी या फिर वो हारेगी? ठीक, ये चीज़ थी हमारी। चलो चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी एनालॉजी, इस एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चुनो। तो देखो टोयल हार्ड, मतलब टोयल का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क करना, ठीक है, तो ये हो गया। तो टोयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, ऐसे ही रोल टंबल, रोल का मतलब क्या होता है? टंबल, यानी लुढ़पुड़ करके गिरना, ठीक है। टंबल सर्कल ये नहीं है, जंप यही है, फर्स्ट ही है, बाकी ये नहीं है, ठीक है, ए वाला ही आएगा आपका इसका सही ऑप्शन। चलिए इसमें सेकंड है, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस अगेन। क्या कह रहा है कि ये जो मेरी लाइन है, बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, इस लाइन में आपको जो स्पाइडर जो मकड़ी है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना होगा। तो देखो मकड़ी जो है वो कभी हार नहीं मान रही है, ठीक है ना, मकड़ी जो है वो बार बार गिर रही है बट वो हार नहीं मान रही है, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, नेवर गिविंग अप। और दूसरी ये है कि उसने ना मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कर रखा है कि नहीं मेरे को ऊपर पहुंचना है तो पहुंचना है। तो यहां पर आप लिख लो डिटरमिन्ड एंड नेवर गिव अप, ठीक है, नेवर गिव्स अप, ये 2 लिख दो। चलिए थर्ड पर आते हैं, क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही ऑप्शन चुनिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द एक्सप्रेशन आह मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट अ सेंस ऑफ, जो एक्सप्रेशन है आह मी, ये इस एक्सट्रैक्ट में किसको इंडिकेट कर रहा है? हैप्पीनेस, स्ट्रेस, रिलीफ, लोनलीनेस, आंसर है स्ट्रेस, ठीक है ना, ये स्ट्रेस को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन, जो ये सेंटेंस है उसको सही रीजन के साथ में पूरा करिए। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, जो रीडर्स यानी जो पढ़ने वाले हैं वो इस एक्सट्रैक्ट के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, क्यों? जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो इस एक्सट्रैक्ट के साथ में क्यों रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए जो मकड़ी है वो कई सारी परेशानियों का सामना कर रही है, बार बार वो नीचे गिर रही है, बार बार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, पर तब भी वो हार नहीं मान रही। मतलब जो मकड़ी है वो हार कर भी हार नहीं रही है, वो लगातार लगी पड़ी है किसमें? ऊपर पहुंचने में, ठीक है। तो यही है रीज़न कि भाई देखो हम सभी परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन हम सभी परेशानियों का सामना करने के बावजूद हमको उम्मीद होती है कि हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यही लिख लो भाई, बिकॉज वी ऑल फेस स्ट्रगल्स एंड होप फॉर सक्सेस लाइक स्पाइडर, ऐसे कर लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो मेरे क्वेश्चंस है आपको इनका आंसर देना होगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोयम, यानी कि जो पहला स्टैंजा है मेरा वो पोयम के मूड को सेट करने में कैसे हेल्प कर रहा है? देखो पहला स्टैंजा मेरा क्या दिखा रहा है, पहले तो ये समझो। पहला स्टैंजा जो राजा है ब्रूस, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको दिखा रहा है, ठीक है। साथ ही में वो किस कंडीशन में उसको दिखा रहा है कि नहीं? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। तो बस यही है, तो बस यही इसकी चीज़ है कि भाई इसी तरीके से जो ये स्टैंजा है ये क्या कर रहा है? इस पूरी पोयम का मूड सेट कर रहा है। मतलब शुरुआत से ही हमने देखा कि भाई एक व्यक्ति है जो कि कैसे निराशा से मेरा घिरा हुआ है,
ठीक है, तो वही इसमें चीज है। तो इसका आंसर ये लिख दो, द फर्स्ट स्टैंजा शोज किंग लिखना, ठीक है, किंग ब्रूसेस फीलिंग सैड एंड होपलेसनेस, सेटिंग अ मूड ऑफ डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, इतना लिख दो। चाहो तो थोड़ा और ऐड कर सकते हो, इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द इमोशनल स्टेट ऑफ द किंग। ठीक, चाहो तो ये भी ऐड कर लो। ठीक, वैसे आपकी इच्छा है डिसअपॉइंटमेंट तक करोगे ना तब भी काफी है, वैसे मैं किंग तक इसमें कर दूंगा। ठीक है, आपकी जो इच्छा है लिख लेना। चलिए भाई सेकंड वाले पर आते हैं। तो सेकंड मेरा क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ किंग्स ब्रूसेस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पोयम। क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब करिए कि कैसे जो राजा ब्रूस हैं उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है कविता के शुरू और से अंत तक। तो देखो शुरुआत में जो थे ये डिस्पेयर से भरे पड़े थे, मतलब एकदम हार मान ली थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। ठीक, बहुत ज़्यादा डिस्करेज थे और बस हार मानने ही वाले थे। लेकिन बाद में जब ये मकड़ी के स्ट्रगल को देखते हैं, मकड़ी के दृढ़ निश्चय को देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि यार अगर मकड़ी कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ। ये क्या होते हैं, मकड़ी से इंस्पायर्ड होते हैं और फिर से कोशिश करने का फैसला करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पोयम King Bruce is very disappointed रहने दो, यहां पे ले लो। At the beginning of the poem, King Bruce is very discouraged, ठीक है, and ready to give up. But by the end, after watching the spider's determination, he feels inspired and decided to try again. ठीक है, and deciding to try again. ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए थर्ड वाले पर आते हैं। तो थर्ड मेरा क्या है, द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो स्पाइडर के हर एक एक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड द स्पाइडर। मतलब ये जो जिस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में स्पाइडर के हर एक एक्शन को, तो ये जो चीज़ है ये हमको पोएट का जो एटीट्यूड है स्पाइडर की तरफ उसके बारे में क्या बताता है। तो देखो पोएट जो है वो मकड़ी के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो मकड़ी का जो हर एक प्रयास है वो क्या कर रहा है, वो इस पोयम में जान ला रहा है। ठीक है ना भाई, पोयम की मेन थीम क्या है, पोयम की मेन थीम है कि कोशिश करते रहो जब तक कामयाबी ना मिल जाए, है कि नहीं है ना। तो जो पोएट हैं वो इस पोयम के अंदर जो स्पाइडर है उसके हर एक एक्शन को ग्रेट डिटेल में पहले चीज़ क्यों बता रहे हैं, ताकि उसको देखकर हम इंस्पायर हूं। ठीक है, जो स्पाइडर है उसका यूज एज अ सिंबल ऑफ परजर्वेंस के तौर पर किया गया है। ठीक, कि हार मत मानो, समझे। तो इसका जो आंसर है ना वो यही है कि जो पोएट हैं वो स्पाइडर की जो डिटर्मिनेशन है उसको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, कि इसने मतलब हार नहीं मानी इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा। दिस शोज दैट द पोएट एडमायर्स द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हाईलाइटेड हाउ द पोएट सीज द स्पाइडर एज अ सिंबल ऑफ परजर्वेंस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो फोर्थ यानी कि चौथे वाले पर आते हैं। चौथा मेरा क्या कह रहा है, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। जो मकड़ी है वो हमको कैसे इंस्पायर कर रही है कि हमको हार नहीं माननी। तो देखो मकड़ी बार बार हारती है लेकिन वो हार नहीं मानती, मतलब उसको नाकामी तो मिल रही है लेकिन उस नाकामी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो फिर से कोशिश कर रही है, और यही चीज़ जो है हमको इंस्पायर करती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये है, डिस्पाइट फॉलिंग मैनी टाइम्स द स्पाइडर कीप ट्राइंग विदाउट कंप्लेनिंग। दिस टीचर्स अस टू स्टे स्ट्रांग एंड कीप ट्राइंग इवन व्हेन वी फेल। ठीक है दोस्तों, चलिए फिफ्थ पर आते हैं। द पोएम टीच अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एक्सप्लेन। जो ये कविता है हमको ये बताती है कि जो हमारे फेलियर्स हैं, जो हमारी नाकामियां हैं, वो हमारे कामयाबियों के क्या होते हैं, स्टेपिंग स्टोन होते हैं। उन्हीं पर चढ़ के, अपनी नाकामियों पे चढ़ के ही हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो
कविता के अंदर मेरी मकड़ी है जो कि बार बार गिर रही है लेकिन बार बार चढ़ भी रही है कि नहीं? बार बार उसको फेलियर मिल रहा है लेकिन वो बार बार कोशिश कर भी रही है और उसको अंत में क्या मिलती है? कामयाबी मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो राजा ब्रूस है वो भी कई बार कोशिश करते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर जब वो स्पाइडर यानी कि मकड़ी को देखकर इंस्पायर होते हैं, फिर से कोशिश करते हो, फिर इनको कामयाबी मिलती है। ठीक है ना? तो इसी से ही जो ये पोयम है ये हमको ये दिखा रही है कि जो हमारी ये नाकामियां होती हैं ये असल में मेरी कामयाबी की क्या होती हैं? स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ये, द स्पाइडर फेल्ड मैनी टाइम बिफोर सक्सीडिंग, सिमिलरली किंग ब्रूस सक्सीड आफ्टर ट्राइंग अगेन। द पोयम शोज दैट ईच फेलियर ब्रिंग अस क्लोजर टू सक्सेस इफ वी डोंट गिव अप। ठीक है ना? ये हो गया फिफ्थ का आंसर। चलो भाई सिक्स पर आते, छठे पर आते। क्या कह रहा है मेरा सिक्स? द स्पाइडर्स जर्नी टेल अस दैट एनीवन कैन बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ। एलैबोरेट। जो मकड़ी का सफर है वो हमको ये बताता है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज हमको इंस्पायर कर सकती है, हमको कहीं से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। ठीक है। इस चीज को एलैबोरेट करो, मतलब इस चीज को समझाओ। देखो मकड़ी मेरी छोटी सी, मकड़ी क्या है भाई? छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है कि नहीं? लेकिन वो छोटी होने के बावजूद लगातार कोशिश करती रहती है और उसको देख के जो राजा है वो इंस्पायर्ड होता है कि नहीं? वो इंस्पायर्ड होता है और राजा ने अपने जीवन में हार मान ली थी, उससे इंस्पायर होकर फिर से प्रयास करता है और कामयाब हो जाता है कि नहीं है ना? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से छोटी होने के बावजूद मकड़ी के जो काम है उसने राजा को इंस्पायर किया है, इससे ये हमें पता चलता है कि जो इंस्पिरेशन है वो हमको किसी से भी मिल सकती है, भले वो कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो, वो किसी से भी मिल सकती है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? यही है। Though small, the spider actions inspired a king. This shows that inspiration can come from anyone, no matter how simple or small they may seem. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरा? Let us learn write the opposite of the following words taken from the poem. इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है तो बहुत आसान है भाई। ये तो मेरा पहला वर्ड क्या है? अप। अप का उल्टा क्या होता है? डाउन, है कि नहीं? अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, और ऊपर का उल्टा क्या होता है? डाउन। फास्ट मतलब तेज, तेज का उल्टा धीरे, धीरे मतलब स्लो, यानी फास्ट का हो जाएगा स्लो। ग्लैड का मतलब क्या होता है? ग्लैड यानी किसी को लेकर खुश होना, इसका उल्टा होता है दुखी यानी कि सैड। विन का मतलब होता है जीतना और लूज का मतलब होता है हारना। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना और इसका उल्टा हो जाएगा फेल, मतलब कि क्या बोलते हैं? हारना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पर। क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर दीज वर्ड्स। बहुत आसान है। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो मेरे सेंटेंस दे रखे हुए ना, इसमें कुछ मेरे वर्ड्स हैं जिनके नीचे है अंडरलाइन, और इस बॉक्स के अंदर इन वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। बस आपको क्या करना है कि सही वर्ड को सही मीनिंग से मिलाना है और फिर इन वर्ड्स का यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना? तो चलो वर्ड्स है मेरे एंडावर्ड, फिर है टोयल, फिर है स्ट्राइव, फिर है ब्रेस्ट। तो देखो एंडावर्ड का मतलब क्या होता है? और को पहला क्या है? वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो इसका मतलब होता है ना बिना थके काम करना, तो ये मेरा हो जाएगा टोयल। ठीक है। TOIL, TOIL। ठीक है। प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, किसी कठिन के लिए खुद को तैयार करना, तो ये तो हो जाएगा आपका ब्रेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्रेस्ट, ED। ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना कुछ नया और डिफिकल्ट करने का, तो ये हो जाएगा आपका एंडेवर। अरे यार इसमें जगह नहीं बची, रुक जाओ। IND, ये सॉरी E है, नॉट I, ENDEAVOUR। ठीक है, एंडेवर। चलो लास्ट मेरा बचा टू ट्राई वेरी हार्ड एंड अचीव समथिंग। बहुत ही हार्ड ट्राई करना और फिर कुछ हासिल, ये तुम्हारा स्ट्राइव ही हो जाएगा। आखिरी स्ट्राइव ही बचा, वही लिख लो भाई, स्ट्राइव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इनका ना सेंटेंस भी बनाना है, तो सेंटेंस आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो यही वाले ठीक है, नहीं तो बना लो भाई, बना ही लो, थोड़ा कोशिश हो, मतलब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी।
चलिए तो थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड मेरा क्या कह रहा था, पोयम यूजेस वर्ड दैट शोज डिस्टेंस। कविता जो है वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो कि हमको डिस्टेंस यानी कि दूरी दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग वे अप इंच बाय इंच हायर एंड हायर हाफ यार्ड हायर। क्लासीफाई द वर्ड्स और फ्रेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार और नियर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यू मे टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पोयम के अंदर मेरे फेजेस या फिर वर्ड्स का यूज करा गया है जो कि डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्सेस में मेरे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको उठाना है और इनको फार और नियर के नीचे लगा देना है। फार मतलब जो चीज़ दूर होती है वो, और नियर जो चीज़ पास होती है वो। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है। ठीक, तो चलो वही लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेरा प्रॉक्सिमिटी। देखो प्रॉक्सिमिटी पता है किसको बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी जब मेरी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, ठीक है ना, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, हम कहते हैं कि ये जो भी चीज़ है वो इस एरिया के अंदर होगा, ठीक, तब प्रॉक्सिमिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ना नियर में जाएगा। ये किस में जाएगा? नियर में। अच्छा एक और चीज़, जो नियर में जाएगा ना उसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और जो फार में जाएगा उसको मैं रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मिडल ऑफ नोवेयर। मिडल ऑफ नोवेयर बताओ, मिडल ऑफ नोवेयर किस में जाएगा? मिडल ऑफ नोवेयर फार और नियर में कहाँ होता है भाई? देखो मिडल ऑफ नोवेयर का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जो कि आपको पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, तो ये होता है मिडल ऑफ नोवेयर। आई थिंक ये फार में जाना चाहिए। हाँ, ये ना फार में जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है मेरा विसिनिटी। तो विसिनिटी ये उसके लिए यूज़ किया जाता है छोटी छोटी जगहों के लिए, जैसे कि स्कूल विसिनिटी, हॉस्पिटल्स विसिनिटी। ठीक है, तो ये मेरा नियर में आएगा। ठीक, अच्छा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, मतलब एडजेसेंट स्टोर, यानी कि कोई दुकान से जुड़ी हुई दूसरी दुकान। ठीक है, तो ये भी नियर में आ जाएगा। रिमोटनेस, तो भाई रिमोटनेस का मतलब क्या होता है? रिमोटनेस यानी कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही क्या हो, एकदम वीराने में हो, अलग हो, तो ये आपका फार में जाएगा। ठीक है, यॉन्डर, यॉन्डर, यॉन्डर किस में जाएगा? एक सेकंड, वैसे यॉन्डर भी फार ही में जाएगा। ठीक है, अफार ये भी फार में जाने वाला है। आ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है कि दूरी इतनी कि पत्थर फेंको पहुंच जाओ। ठीक है, लाइट ईयर भैया ये तो तारों आरों के बीच में यूज होता है, स्पेस में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये मेरा फार में जाएगा। और सॉरी, इसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया। ठीक है, फिर है हेयर लाइन। हेयर लाइन यानी कि बाल जितनी दूरी, तो भाई बाल जितनी दूरी तो पास ही होगी ना, ये भी क्या है? नियर में है। और फादर का मतलब तो भाई दूरी होता है। चलो तो बाकी मिडल ऑफ नोवेयर ये फार में है, रिमोटनेस फार में, यॉन्डर फार में, अफार फार में, लाइट ईयर फार में, और फार्दर भी क्या है? फार में। ठीक, रेड वाले जो हैं वो फार के नीचे आएंगे, ब्लू वाले जो हैं वो आपके नियर के नीचे आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड दी फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम दी पोयम। पोयम से इन लाइनों को पढ़ो। क्या है? इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, इट हैड टू ट्रेड। क्या इसका मतलब कि भाई जो मकड़ी है उसको बहुत ही नरम, बहुत ही कह सकते हो नाजुक से धागे पर चढ़ना था। नाउ रिपीट दी लाइन 5 और 6 टाइम। क्या कह रहे हैं कि अभी जो लाइन है इसको 5 से 6 बार रिपीट करो। आर यू एबल टू से इट क्लियरली? क्या आप इसको क्लियरली कह पा रहे हो? क्रिएट मोर टंग ट्विस्टर ऑफ योर ओन। अच्छा, टंग ट्विस्टर कोई चीज़ तैयार करनी है, तो वो जो एक होता नहीं है, क्या बोलते उसको, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी, क्या यार, चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो टंग ट्विस्टर। वैसे आपको कुछ टंग ट्विस्टर यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं तो खुद से बना सकते हो, खड़क सिंह के खड़कने वाला या फिर कुछ भी ऐसा। चलिए अच्छा, इन सबको छोड़ते इधर आते हैं। क्या कह रहे हैं? लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू द स्टोरी अबाउट एन एंट। अब आप चींटी के बारे में कहानी उसको सुनोगे। रीड दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ो। एंड बिफोर यू लिसन गेस दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा ये रुको, ये ट्रांसक्रिप्ट का क्वेश्चन है भाई। इसके लिए पहले हम लोग को जो पेज 40 पे ट्रांसक्रिप्ट है ना उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं पेज 40 की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के लिए। 40 एक सेकेंड, ये कौन सा पेज है? 36 में जाना है 40 पे। 48 हो गया दोस्तों, और ये आ गए हम लोग 40, है ना? हाँ यही है। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे क्वेश्चंस पर। ठीक है। इन अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट
घने हरे जंगल में देयर लिव्ड अ लिटिल आंट, एक छोटी चींटी रहती थी। शी वॉज नोन फॉर हर डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो अपने दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी। वन सनी डे, एक गर्मी के दिन, द आंट फाउंड अ डिलीशियस पीस ऑफ रोटी, चींटी को एक बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़ा मिला रोटी का। दैट वॉज टू बिग फॉर हर टू कैरी अलॉन्ग, जो कि उसके अकेले उठाने के लिए बहुत भारी था। दिस क्रम इज ह्यूज, ये जो टुकड़ा है बहुत बड़ा है। बट आई मस्ट गेट इट बैक टू आंट हिल, लेकिन मुझे इसे अपने आंट हिल तक लेके जाना पड़ेगा। माई फैमिली विल बी सो हैप्पी, मेरा परिवार बहुत ही खुश होगा। शी थॉट टू हर सेल्फ, वो खुद से ये सोचती है। शी ट्राई टू लिफ्ट द क्रम विथ ऑल हर माइट, वो टुकड़े को अपनी पूरी ताकत लगा के उठाने की कोशिश करती है। बट इट वॉज टू हैवी, लेकिन वो बहुत ही भारी था। शी ट्राइड पुशिंग इट, वो उसको धक्का देने की कोशिश करती है। पुलिंग इट एंड इवन रोलिंग इट, उसको खींचने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसको लुढ़काने की भी कोशिश करती है। बट नथिंग सीम्स टू वर्क, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एग्जॉस्टेड, थक कर एंड सैडेंड, थक कर और दुखी, शी सैट डाउन, वो वहीं पे बैठ जाती है एंड बिगेन टू क्राई, और रोने लग जाती है। एज द एंट सैट देयर, चींटी जब वहां पर बैठी थी, फीलिंग बीटन, हारी हुई महसूस कर रही थी। शी नोटिस्ड अ स्मॉल बर्ड नियर बाय, वो नोटिस करती है कि एक छोटी सी चिड़िया है करीब। द बर्ड वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट, जो चिड़िया है वो घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। इट पिक्ड अप ट्विग्स एंड लीव्स, वो छोटी छोटी टहनियों और छोटी छोटी पत्तियों को उठाती। बट एवरी टाइम इट ट्राई टू प्लेस दैम, लेकिन जितनी बार वो उसको रखने की कोशिश करती, द विंड वुड ब्लो दैम अवे, हवा उनको उड़ा देती। हाउएवर, लेकिन द बर्ड डिड नॉट गिव अप, चिड़िया ने हार नहीं मानी। इट केप्ट ट्राइंग ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार बार प्रयास करती रही। अनटिल फाइनली, अंत में, इट मैनेज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट, अंत में वह एक मजबूत घोंसला बना पाई। If that bird can keep trying and succeed, then I shouldn't give up either, she thought, feeling inspired. अगर वो चिड़िया बार बार प्रयास करके कामयाब हो सकती है तो मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए, चींटी खुद से सोचती है। डिटरमाइन वंस मोर, एक बार फिर से दृढ़ निश्चय करके, द आंट गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ, चींटी अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करती है। एंड डिसाइडेड टू ट्राई अगेन, और फैसला करती है फिर से प्रयास करने का। शी कॉल्ड हर फेलो एंड्स फॉर हेल्प, वो अपनी बाकी चींटियों को मदद के लिए बुलाती है। टुगेदर, साथ में, दे फॉर्म्ड अ चेन एंड लिफ्टेड द क्रम विथ देयर कंबाइंड स्ट्रेंथ, वो एक चेन बनाते हैं और उस टुकड़े को अपनी जो साथ में जोड़ी हुई शक्ति है उससे उठा देते हैं। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे, बट दे कैरीड द क्रम बैक टू द एंट हिल, धीरे धीरे ही सही वो उस टुकड़े को अपने आंट हिल पर वापस ले जाते हैं। वे डिड इट, हमने कर दिखाया। थैंक यू एवरीवन, हर किसी का शुक्रिया। वी शोड दैट विद टीम वर्क एंड नेवर गिविंग अप वी कैन अचीव एनीथिंग, द आंट शाउटेड, एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल। चींटी जो है वो चिल्लाती है बहुत ही खुश होकर कि आप सबका शुक्रिया, हमने कर दिखाया। अगर हम लोग टीम वर्क करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। शी एंड हर फ्रेंड सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, वो और उसके दोस्त अपनी विजय को सेलिब्रेट करते हैं। वी टू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम द आंट्स एक्सपीरियंस, हमें भी यह पाठ चींटी के अनुभव से सीखना चाहिए। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन में बी, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। होप यू ऑल लाइक द स्टोरी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वापस लौटते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, जो कि किधर था वैसे, इधर ही कहीं पे है, ये रहा। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया, समझ लिया। अब आते हैं सीधे इस क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट मेरा क्या है, व्हाट वाज आंट नोन फॉर, चींटी किसके लिए जानी जाती थी? डिटर्मिनेशन के लिए। किसके लिए? डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, आंसर हो गया क्या इसका? डिटर्मिनेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए। वाई वॉज द आंट अनएबल टू टेक द रोटी होम, चींटी रोटी घर क्यों नहीं ले जा पाई थी? क्योंकि वो बहुत ही भारी थी। इट वॉज टू हैवी टू कैरी, यही है इसका आंसर। ठीक है। वॉट वॉज द बर्ड डूइंग, चिड़िया क्या कर रही थी? तो भाई चिड़िया कर रही थी अपने घोंसले को बना रही थी। ठीक है, चिड़िया क्या कर रही थी? पिकिंग अप लीव्स, पत्तियों को उठा रही थी, घोंसला बना रही थी। हाउ डिड द बर्ड मेक द आंट फील, जो चिड़िया है उसको देख के चींटी को कैसा महसूस हुआ? इंस्पायर्ड। ठीक है।
फिफ्थ मेरा क्या है, हाउ डिड द फेलो आंट हेल्प, जो बाकी चींटियां उन्होंने कैसे हेल्प करी, स्टिल नियर द बाय ज्वाइनिंग, ये आंसर, बाय ज्वाइनिंग दी आंट इन हर एफर्ट, उसके जो प्रयास हैं उसमें जुड़कर चींटियों ने उसकी मदद करी। ठीक है, चलिए वेदर दी आंसर, अच्छा ठीक है ठीक है। तो सेकंड में बस ये कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनो और चेक करो कि आंसर सही है कि गलत है। चलिए छोड़िए, तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है हमारा, लेट अस स्पीक, नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन और समथिंग टू कैरी ऑन एंड नेवर गिव अप, योर परजर्वेरेंस हेल्प्ड यू। क्या कह रहे हैं कि भाई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपका कोई अनुभव है, ठीक है, किसी ऐसे समय का जब आप किसी को देख के मोटिवेटेड हुए हो, ठीक है, आपने हार नहीं मानी, तो क्या करना है उसका यूज। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस है जब आप किसी को देख के कोई मोटिवेटेड हुए हो, बस आपको उसको ना नैरेट करना है, नैरेट मतलब कि सुनाना है, ठीक है, तो इसको आप अपने क्लास में सुनाओगे, सीधी सी बात है। तो उसमें चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, परिचय करना, चैलेंज, आपने किस चुनौती का सामना किया ये बताना, आपको कैसा महसूस हो रहा था, डिसहार्टेंड महसूस हो रहा था, कैसा क्या हो रहा था ये बताना, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये बताना, और आपने फिर अपने काम को करने के लिए क्या काम किया है, मतलब जो भी आपकी परिस्थिति है उसको चेंज करने के लिए आपने क्या एक्शन किया है वो बताना, फिर रिजल्ट क्या हुआ वो बताना, और आपने उस अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा ये बताना। ठीक है ना, तो नैरेट करना है, कहानी आपको अपने क्लास के बच्चों को सुनानी है, सुना देना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, तो अगला मेरा क्या है, लेट अस राइट, किंग ब्रूस वॉज इंस्पायर्ड बाय स्पाइडर दैट केप्ट ऑन ट्राइंग टिल इट वॉज सक्सेसफुल। जो राजा ब्रूस हैं वो एक मकड़ी से इंस्पायर हुए थे जो कि तब तक प्रयास करती है जब तक वो कामयाब नहीं हो गई। थिंक अबाउट द स्टेप्स यू कैन टेक टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड राइट देम डाउन। उन स्टेप्स के बारे में सोचो जिनको कि आप ले सकते हो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पार करने में, उसको लिख लो। नाउ राइट अ लेटर टू योर कज़न, अब अपने कज़न को एक पत्र लिखो ऑन हाउ यू प्लान टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति से को पार करने में आपने क्या प्लान किया, आपकी क्या योजना है, इसके बारे में आपको अपने कज़न को क्या लिखना है, लेटर लिखना होगा। ऑल्सो एडवाइज नॉट टू क्विट एंड प्रिजर्व, साथ ही में आपको ये भी सलाह देनी है कि वो हार ना माने और डटा रहे। रिमेंबर टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक टू बिगिन विथ, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, देन, फाइनली, टू शेयर द स्टेप्स ऑफ योर प्लान। क्या कह रहे हैं कि आपको जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि नेक्स्ट, दैट, देन, इनका यूज़ करना है। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाने को ना हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलते नहीं है पहले आटा लो फिर उसमें पानी डालो, तो ये जो वर्ड है ना फिर पहले, ये ट्रांजिशन वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, चलो तो अब आपको लेटर लिखना होगा। आपका लेटर ऐसे शुरू हो सकता है जिसमें एड्रेस आपका ये रहेगा, फिर डेट रहेगी, डियर मोनिका रहेगा, थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट, और फिर आपको शुरू हो जाना है। ठीक है, तो देखो लेटर छोटा रखना है, लेटर ना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत ही छोटा करना है। ऐसे लिख लो, थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ आई प्लान टू ओवरकम माइन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटे करना है। टू बिगिन विथ, आई विल स्टे काम एंड नॉट पैनिक, नेक्स्ट, आई विल थिंक ऑफ पॉसिबल सिचुएशन एंड आस्क फॉर हेल्प इफ नीडेड। लो ऐसे खत्म कर दो, ऐसे खत्म कर दो, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, फालतू में ज़्यादा लंबा लेटर को नहीं करना है, ऐसे ही कर देना। ठीक, बाकी ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं तो करा दिया जाएगा। चलो जी, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट है मेरा लेट अस एक्सप्लोर, चलिए खोजते हैं। तो चलो भाई हम लोग भी खोजते हैं। क्या है मेरा, कलेक्ट फोक सॉन्ग्स ऑफ योर ओन इन योर ओन लैंग्वेज दैट कनेक्ट अस विद नेचर एंड कंपाइल देम एज अ क्लास प्रोजेक्ट। क्या कह रहे हैं, जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग किसको कहते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो उसके जो स्थानीय गाने हैं उनको इकट्ठा करो। कौन से गानों को इकट्ठा करना है, जो कि हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा करो और क्लास प्रोजेक्ट के तौर पे उसको कंपाइल करो। ठीक, बस। सेकंड मेरा क्या है, डिड यू नो दैट स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट्स, क्या आपको पता है कि जो मकड़ियाँ हैं वो मेरी इंसेक्ट्स नहीं होती। दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड दी अरैक्निड्स, वो एक ग्रुप को बिलोंग करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अरैक्निड्स। ऑब्जर्व अ स्पाइडर, स्पाइडर को ऑब्जर्व करो, एंड एन आंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी से मकड़ी और चींटी को ऑब्जर्व करो।
एंड नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको लिखो। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करो। आस्क योर साइंस टीचर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू नो अबाउट स्पाइडर बेटर, अपने साइंस टीचर से आप और जानकारी स्पाइडर को और बेहतर रूप से जानने के लिए और जानकारी मांगो। ठीक है, चलो। तो ये मेरा लास्ट मतलब थर्ड जो सेकंड वाला था वो एक तरीके के प्रोजेक्ट टाइप का था, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। थर्ड मेरा क्या है, लेट अस लर्न हाउ टू वीव अ स्पाइडर वेब। चलिए हम सीखते हैं कि मकड़ी का जाला कैसे बनाते हैं। मकड़ी का जाला बनाना सिखा रहे हैं ये हैं। ओह अच्छा लग रहा है, रुको 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 भाई, सीखते हैं। मैं भी सीखूंगा यार, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे को भी नहीं आता था। चलो भाई साथ में सीखते हैं इसको। तो क्या कह रहे हैं, टेक 3 स्टिक्स, 3 लकड़ियां लेनी है, ठीक है। ईच अबाउट 8 इंचेस लॉन्ग, हर लकड़ी 8 इंच की लंबी, 8 इंच जितनी लंबी होनी चाहिए। एंड रोल ऑफ ओल्ड वुल, और किसी ओल्ड यानी पुराने ऊन का वो ले लो, क्या बोलते हैं, गुल्ला। टाई द स्टिक टुगेदर, लकड़ियों को साथ में बांध दो। इन दी सेंटर विद द वुल, वुल की मदद से उसको बांध दो। कैसे, अच्छा ऐसे बांधना है, ठीक है। ये गांठ टाइप की इन्होंने बांध दी, इसमें ऐसे बांधना है। क्या है, स्टार्ट वीविंग दी वेब बाय पुटिंग अ लूप अराउंड एवरी स्टिक, हर स्टिक की तरफ लूप करो। कैसे लूप करे भाई, अच्छा अच्छा रुको 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 जरा। देखो इन्होंने पता क्या किया है, जैसे कि यहाँ सेंटर में बंधा रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने धागा लिया है सेंटर से, उसको इस वाली रस्सी में ऐसे बांध दिया, और फिर ऐसे करके 4-3 बार ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, ऐसे 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, हाँ ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो आपकी ये जो है क्या बोलते हैं मकड़ी का जाला, ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।